हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। वहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमने डेल एन जी का मान निकालना था। तो मुझे लगता है शायद आप लोग इस चीज़ को कैच नहीं कर पाए होंगे कि डेल एन जी का मान हमने किस प्रकार से ज्ञात किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारा एक रिएक्शन था C6H6 प्लस 15/2 O2 और इससे बन रहा था आपका CO2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे आपका 6CH2 CO2 और 2H2O। ये गैस था और ये आपका लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, और आपका यहाँ पे डेल एच जो निकल रहा था वो इससे भी आपको कोई मतलब नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम डेल एन जी का मान निकालते हैं तो डेल एन जी का मतलब क्या होता है? गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल। ठीक है, इनके मोलों की संख्या कितनी, उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी है और क्रियाकारक के मोलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, गैसियस फॉर्म। और इस अभिक्रिया में जो आपका गैसियस फॉर्म है वो है उत्पाद में ये और क्रियाकारक में 15/2 O2। ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये लिक्विड फॉर्म में, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा जो डेल एन जी का मान है वो क्या हो गया? गैसीय उत्पाद में मोलों की संख्या कितना है आपका? 6 माइनस 15/2 कितना होगा ये? माइनस 1.5, 3/2 या 1/5। तो इस प्रकार से आपको डेल एन जी का मान ज्ञात करना होगा। तो पिछली वीडियो में क्या से मैंने ये तो बताया था कि डेल एन जी क्या होगा, लेकिन मुझे समझ में आया कि शायद आप लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं लग पाया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से डेल एन जी के जब आप वैल्यू निकालते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभिक्रिया में जो गैसीय क्रियाकारक या उत्पाद हैं उसी पर लागू होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको कुछ विभिन्न अभिक्रिया ऊष्माओं के बारे में बताएंगे। हमारे इसके अंदर कई प्रकार के अभिक्रिया ऊष्मा हैं, तो उसके बारे में हम आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इन अभिक्रियाओं के बारे में बार बार जिक्र होगा। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया ऊष्माएं भी उनके लाक्षणिक गुणों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। हमने सिर्फ अभी तक किसकी बात करी थी? अभिक्रिया ऊष्मा की, हीट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया ऊष्मा, इसको बोलते हैं हम हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो कई प्रकार की होती हैं। वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के बेस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दहन ऊष्मा की। क्या होता है दहन ऊष्मा? इसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन। ठीक है, किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने पर हुए ऊष्मा परिवर्तन को उस पदार्थ की हीट ऑफ कंबसन या दहन ऊष्मा कहते हैं। अगर हम किसी पदार्थ का एक मोल लेते हैं, उसका हम पूर्ण ऑक्सीकृत कर देते हैं 100%, तो इस दौरान जितने भी ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है वह दहन ऊष्मा
कहलाती है। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्रियाकारक और उत्पाद 1 एटमॉस्फेयर तथा 298 केल्विन ताप पर हो, अर्थात मानक अवस्था पे हो, तो पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन को मानक दहन ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पहले भली बातें मालूम चल चुका होगा कि मानक स्थिति क्या होती है और सिंपल नॉर्मल स्थिति क्या होती है। अगर हम 1 एटमॉस्फेयर और 298 केल्विन की बात जहाँ भी करते हैं वो उस मानक अवस्था हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं यही आपका C2H6 किस फॉर्म में होता है, ये गैसियस फॉर्म में, एथेन गैस प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीकृत करवा रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन से ही क्रिया करवानी होगी। इससे बनेगा आपका प्रोडक्ट वही रहेगा आपका CO2 प्लस H2O, और इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा मुक्त हो रही है ΔH। इस प्रकार से हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं और इसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का प्रक्रिया वही है कि सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन कितना है रिएक्टेंट में, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 कार्बन कर देंगे। 2 कार्बन करते ही ऑक्सीजन की संख्या कितना होगी, 2 दूनी 4 और 1 5। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर पहले देखते हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 6, तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे 3H2। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना हो गई, 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे 7/2। इस प्रकार से हमारा ये जो अभिक्रिया है वो बैलेंस हो गया। और इस अभिक्रिया की जो मुक्त ऊष्मा है जिसको हम दहन ऊष्मा कहेंगे, उसका मान आता है -1559, लगभग 0.9 मान लीजिए आप, 87 होता है लेकिन इसको मान लीजिए 9 किलो जूल। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम C6H6। अभी हमने करवाया था न्यूमेरिकल में, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, प्लस इसकी क्रिया भी हम किससे करेंगे, ऑक्सीजन से। अभी हमने किया है 15/2, इससे बनेगा आपका CO2 प्लस H2O, प्रोडक्ट आपका वही रहेगा। ठीक है, कितना था 6 और ये था 3H2O, ये आपके यहाँ लिखें लिक्विड, इसको लिखें गैस, और जो ऊष्मा मुक्त हो रही है, जो भी ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है उसको दहन ऊष्मा कहते हैं, और उसका मान होगा -3293 पॉइंट, इसको लगभग 6 लिख सकते हो, 6 किलो जूल। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम दहन ऊष्मा को परिभाषित करते हैं। मानक दहन ऊष्मा अभिक्रिया की भौतिक अवस्था तथा अपर रूप पर निर्भर करता है, अर्थात यौगिक ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में है तब उनकी दहन ऊष्मा अलग अलग होंगी। ये ध्यान रखने की बात है आपको। ठीक है, पदार्थ के दहन में यह आवश्यक है कि उसका ऑक्सीकरण उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तक होनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट लेते हैं हम संभवन ऊष्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसमें कई आपके जो भी निकल आते हैं या तो दहन ऊष्मा संबंधित होता है या संभवन ऊष्मा से संबंधित होता है। इसको बोलते हैं हम हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन? किसी पदार्थ के 1 मोल का अपने अवयवी तत्वों से बनने पर पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन उस पदार्थ की संभवन ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, किसी पदार्थ के 1 मोल का अपने अवयवी तत्वों से बनने पर पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को संभवन ऊष्मा कहते हैं। राइट,
यदि क्रिया कारक और उत्पाद 298 केल्विन तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पर हो तो, अर्थात वही मानक अवस्था आ गई आपकी, तो ऐसी अवस्था में संभवन ऊष्मा मानक संभवन ऊष्मा कहलाती है। अब जैसे कि इसको अगर हम व्यक्त करें सिंबॉलिक, जैसे ये आपका डेल एच मुक्त ऊष्मा हो गया और संभवन ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एफ। तो ये तो हो गया आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन। और मानक अवस्था की बात करें तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, मानक अवस्था में क्या करते हैं, हम ऊपर शून्य लगा देते हैं, तो ये मानक अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से करो, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एच के ऊपर शून्य लगा दिया और यहाँ पर एफ रखो तो रखो, यहाँ पे लिखते हैं हम 298। तो इस प्रकार से भी हम मानक अवस्था को व्यक्त करते हैं। किसी यौगिक की मानक संभवन ऊष्मा उसकी मानक पूर्ण ऊष्मा के बराबर होती है तथा मानक परिस्थितियों में तत्वों की उनकी अधिकतम स्थायी अवस्था में पूर्ण ऊष्माएं शून्य मानी जाती है। इसका भी एग्जाम्पल देख लें हम, हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लें कार्बन मोनोऑक्साइड, किस फॉर्म में होता है ये, सॉरी कार्बन लेते हैं यहाँ पे, कार्बन होता है फॉर्म सॉलिड प्लस O2 गैस। क्या बनेगा इससे, नहीं ये एग्जाम्पल नहीं, आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन के हम करवाते हैं यहाँ पे क्रिया हाइड्रोजन से, 2H2 गैस, इससे क्या बना आपका CH4 मीथेन। ये भी होता है गैसियस फॉर्म। और इस प्रक्रिया में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो निकलता है आपका -74.85। -74.85 किलो जूल प्रति मोल, क्योंकि हम यहाँ पर मोल की बात कर रहे हैं। जैसा कि परिभाषा में है किसी पदार्थ के एक मोल का अपने अवयवी तत्व, तो जिसे यहाँ CH4 है, इसका अवयवी तत्व क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो अपने अवयवी तत्व से बनने में पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी में जो भी परिवर्तन होता है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, राइट। अर्थात मीथेन की संभवन ऊष्मा कितनी हो गई आपके 74.85। जिस यौगिक की संभवन ऊष्मा ऋणात्मक होती है उसे ऊष्माक्षेपी यौगिक तथा जिस यौगिक की संभवन ऊष्मा धनात्मक होती है उसे ऊष्माशोषी यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपका मीथेन गैस बन रहा है इसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी यौगिक, ठीक है। और यदि हम ऊष्माशोषी के बारे में बात करें तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ½ H2 गैस प्लस सल्फर, ½ H2 सल्फर फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इससे बन गया आपका H2S गैस। और ऐसी स्थिति में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वह प्लस में आता है, +25.95 या लगभग मान लीजिए आप इसको लगभग 26 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये जो यौगिक है इसको तो हम बोलेंगे ऊष्माशोषी, और क्योंकि यहाँ जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है पॉजिटिव है, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, तो इस जो भी यौगिक बनता है उसको हम ऊष्माक्षेपी यौगिक कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि यौगिक की
जैसे कि बात की थी हमने पूर्ण उष्मा और समवन उष्मा। यौगिक की पूर्ण उष्मा और समवन उष्मा में क्या संबंध होता है, तो ये नोट कर लें। डेल एच एफ मानक अवस्था, दिस इज इक्वल टू एच मानक अवस्था, नीचे लिखें आप उत्पाद, माइनस एच आर आई प्लस एच आर टू, R1 R2, क्रियाकारक 1 और क्रियाकारक 2। तो यौगिक के पूर्ण उष्मा और समवन उष्मा संबंध इस प्रकार से होता है। उत्पाद की एंथैल्पी, क्रियाकारकों की एंथैल्पी। चूंकि एंथैल्पी के निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, अतः मानक अवस्थाओं पर तत्वों की अधिक स्थायी अवस्थाओं में एंथैल्पी शून्य मान लेते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि वास्तव में शून्य नहीं होता है, जिसे संदर्भ या आधार मानते हुए हम इस प्रकार से लिखेंगे। डेल एच एफ शून्य इज इक्वल टू डेल एच CH4 गैस मानक अवस्था माइनस 0 प्लस 0 एंड दिस इक्वल टू डेल एच CH4। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको व्यक्त करते हैं। मानक समवन उष्मा को पूर्ण उष्मा कहते हैं। और जो एग्जाम्पल अभी हमने दिया है आपको, उससे स्पष्ट हो जाता है कि मानक अवस्था पर CH4 की समवन उष्मा उसकी पूर्ण उष्मा के बराबर होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात कर लें। विलयन उष्मा। थर्ड हम लेते हैं विलयन उष्मा, हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है हीट ऑफ सॉल्यूशन? विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन की उष्मा विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन की उष्मा विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब यहाँ भी हम इसको 4 प्रकार से बता सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या वितरित कर सकते हैं। पहला, समाकल विलयन उष्मा। समाकल विलयन उष्मा, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। एक मोल पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक की निश्चित मात्रा में घोलने पर, ठीक है ना, हमारा एक मोल विलय, सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो होता है हमारा विलय और दूसरा होता है विलायक। ये दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। ये अधिक मात्रा में होता है और ये कम मात्रा में होता है। यदि हम एक मोल विलय को शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक की भी निश्चित मात्रा में घोलते हैं, तो पूर्ण उष्मा में जो भी परिवर्तन होता है उसे समाकलित विलयन उष्मा कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा तनुकरण उष्मा, हीट ऑफ डाइल्यूशन। तनुकरण
उष्मा, इसको बोलते हैं हम हीट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने पर जो भी उष्मा में परिवर्तन होता है। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी विलयन की एक सांद्रता से दूसरी सांद्रता तक तनु करने पर पूर्ण उष्मा में परिवर्तन की मात्रा तनुकरण उष्मा कहलाती है या कहते हैं उसको। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, किसी भी सांद्र विलयन को अन्य सांद्रता तक तनुकरण कर रहे हैं। तनुकरण मतलब हल्का हो जाता है, सांद्र ज़्यादा गाढ़ा होता है। पानी मिला देंगे किसी में, तो जैसे किसी भी हम पानी में 100 ग्राम चीनी घोल दें तो वो उसका एक सांद्र विलयन बन गया। अब इसी में और हम 1 गिलास पानी डाल दें और 1 गिलास पानी डाल दें तो वो डाइल्यूट या तनु होता जाएगा। तो इस प्रक्रिया में जो भी उष्मा में परिवर्तन होता है उसको हम तनुकरण उष्मा कहते हैं। एक है आपका सिंपल विलयन उष्मा। विलयन उष्मा पूर्ण उष्मा में परिवर्तन की वह मात्रा जो 1 मोल पदार्थ को जल के आधिक्य में घोलने पर प्राप्त हो तथा अधिक तनुकरण करने पर कोई उष्मा विनिमय न हो। यहाँ आप लोग कंफ्यूज ना होना समाकल विलयन उष्मा और विलयन उष्मा में। समाकल विलयन उष्मा में 1 मोल पदार्थ को हम किसी शुद्ध विलायक की निश्चित मात्रा में घोल रहे हैं और यहाँ पर 1 मोल पदार्थ को जल के आधिक्य में घोलने पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जल योजन उष्मा। जल योजन उष्मा 1 मोल निर्जलीय लवण में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लवण है आपका निर्जलीय है, उसमें जल के निश्चित अणु डालकर उन्हें जल योजित लवण बनाने में होने वाले पूर्ण उष्मा परिवर्तन को जल योजन उष्मा कहते हैं। ठीक है, निर्जलीय लवण के अंदर हम जल के अणु डालकर, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कॉपर सल्फेट लेते हैं तो कॉपर सल्फेट इस प्रकार से भी लिखते हैं, CuSO4 5H2O भी लिखते हैं। तो ये जो 5H2O का एडिशन हुआ है, जल के 5 अणुओं का जो एडिशन हो रहा है, इस प्रक्रिया को करने में जो भी उष्मा परिवर्तन होता है उसको जलयोजन उष्मा कहते हैं। यह प्रक्रम उष्माक्षेपी होता है। इस उष्मा का मापन विलयन उष्माओं का उपयोग करके किया जाता है। जलयोजित लवणों की विलयन उष्मा का मान धनात्मक अर्थात उष्मा का अवशोषण होता है, जबकि इन्हीं लवणों के निर्जलीय अवस्था में विलयन उष्मा का मान ऋणात्मक या उष्मा मुक्त होती है, इसको बोलते हैं होती है। क्लियर? जलयोजित लवणों की विलयन उष्मा का मान धनात्मक अर्थात उष्मा का अवशोषण होता है, जबकि इन्हीं लवणों के निर्जलीय अवस्था में विलयन उष्मा का मान ऋणात्मक होती है। इन दोनों उष्माओं का अंतर, जिससे लवण के जलयोजित होने से उष्मा मुक्त होती है, लवण की जलयोजित उष्मा कहलाती है। तो मेरे छात्रों, यहाँ मैंने आपको कई प्रकार की अभिक्रिया उष्माओं के बारे में बताया। इसके अलावा भी कई उष्माएँ अभिक्रिया उष्मा होती है, जैसे कि बंधन उष्मा, उदासीनीकरण उष्मा आदि। इन दोनों उष्माओं के डिटेल्स को हम नेक्स्ट आपको वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।